नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई नवीन लांबा में। आज भाई आप लोगों को सभी को पता होगा कि कितनी तारीख है, 6 फरवरी है। और शाम को कुछ लोग सामान्य सोए थे लेकिन उठे तब भाई एक कोई बेहतरीन शानदार पद के साथ में उठे थे। भाई ऐसी सुबह के लिए आप लोगों को भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि भी वही लोग जानते थे कि सिलेक्शन कैसे होता है। पढ़ते सभी हैं और लेकिन जानता वही है कि हमें शॉर्टकट में मंजिल पर कैसे पहुंचना है। जैसे बात अब तो ग्रुप डी की भी कर रहे हैं। फॉर्म भरे गए थे, 11 लाख देने वाले थे हमारे पास, शायद 5 लाख, क्वालिफाई हुआ 3 लाख और एंड में लगेंगे 13,000। यही है, यही वे 13,000 स्टूडेंट है जो रियलिटी में जानते हैं अभी मंजिल पे कैसे पहुंचना है। बाकी तो सब भीड़ है भाई, और उसकी के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि आप लोगों के लिए रास्ता आसान किया जाए। जैसे जैसे ये भाई चुनावी नज़दीक आएंगे वैसे वैसे लोगों के स्टेटस दिन रात बढ़ते जाएंगे भाई, और उसी में उम्मीद करते हैं आप लोग भी शामिल हों। इसी के लिए भाई मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत कोई चीज़ हो, कामयाबी सोने से नहीं भी जागने से मिलती है। और जागा कब है? जागे तभी सवेरा। अगर हमारे दिमाग में ये सोच लिया कि हमें सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। और आज जिन्होंने भी कैंडिडेट 9 ग्रुप में जो लगे हैं वो स्मार्ट अप्रोच वाले थे, न कि कोई फालतू की उन्होंने हड़बड़ाहट की है और अपना काम से काम रखा और सिलेक्शन लिया। अब जिंदगी में भाई जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, खुद के डिसीजन लेने वाले भी बनिए। तो इसी के लिए अब जैसे ही कोई नया सीईटी आएगा और सीईटी आएगा, उसी में पुलिस की वैकेंसी आनी है, या हो सकता है कि पुलिस भाई आपको ओपन भी देखने को मिले। ये चांस है, बहुत अच्छे खासे चांस है। तो इसी के लिए स्मार्ट अप्रोच के साथ भाई आप पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए हरियाणा जीके की क्लास ये तीसरी है, जिसमें हरियाणा का उदय 2 क्लास आपने देखी होगी भी, वो आपको कैसी लगी, कंटेंट कैसा है, जो कि हमारा एक मोटिव रहेगा कि बुक फ्री कंपटीशन, यानी कि क्लास में ही इतना पढ़ा दिया जाए, ना तो कोई एक्स्ट्रा किताब लेने की जरूरत पड़े और ना ही कोई एक्स्ट्रा आपको क्लास लेने की जरूरत पड़े। यानी कि वन टाइम वन रजिस्ट्रेशन वाली बात होती है कि एक बार में सब कुछ क्लियर और आपका सिलेक्शन। हम श्योर कहते हैं कि जो क्लास में करवाया गया है वो आपको याद होना चाहिए। तो हरियाणा का उदय के लिए आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी, और तीसरी क्लास में हम देखेंगे, उससे पहले 2 क्लास थी, हमने बात की थी 1754 से लेकर हम चले थे, शॉर्टकट में चलते गए। और हमारे पास में ये चीज़ें जैसे जैसे 1733 34 में हरियाणा पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, बाद में उसको एमपी में मिला दिया गया। एमपी में मिलाने के बाद में और प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। ये जैसे जैसे 1809-10 में क्या होता है कि ये अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, फिर आ जाता है 1857 की क्रांति, फिर 1858 का चार्टर एक्ट आता है, और 1858 का चार्टर एक्ट में हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया जाता है, यूपी से हटाकर। और फिर बात आती है 1892-93 की, जिसमें से हमारे पास पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट आती है। वो ये कहती है कि आप लोगों में काफ़ी बेहद विभिन्नता है। फिर हमारे हरियाणा के कुछ क्रांतिकारी लोग, नेता लोग हरियाणा को अलग मांग करने के लिए आंदोलन करेंगे, और उन्होंने, हम कल वाली क्लास में हमने देखा था कि हरियाणा को अलग मांग करने वाले कौन कौन व्यक्ति थे, उनको हम भी बहुत अच्छे से क्रम में देखा था। अब इसी चीज को हम आगे लेकर चलेंगे, जैसे यहाँ से लेकर चले थे और हम एंड में आ चुके थे 1946 तक। यहाँ तक बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। आज इसी चीज को आगे लेकर चलेंगे। 1946 में हरियाणा को अलग मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? पटाभी सीता रमैया। और उनसे पहले 1932 में दीनबंधु गुप्त ने भी हरियाणा को अलग राज्य की मांग की थी, जिसका समर्थन किया था महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, अरुणा आसफ अली। जितने भी ये क्रांतिकारी थे उन्होंने इस बात का समर्थन कर दिया। फिर 1932 से लेकर 1946 तक हमारे पास में एक चीज और आती है कि इस समय देश को आज़ादी दिलाना प्राथमिकता रहता है, जिसके लिए भी वो बहुत सारी मेहनत करते हैं। और मेहनत करते रहने के बाद में क्या है, अभी हरियाणा अलग नहीं होगा। और 1946 में मांग करने वाले कौन थे?
पटाभी सीतारमैया, ये हमने कल तक देखा था। और अब क्या होता है कि देश आजाद हो जाता है और देश आजाद होने के बाद में 1948 में पंजाब के पहले सीएम बनते हैं गोपीनाथ भार्गव, जिनका संबंध था सिरसा से। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि पंजाब के पहले सीएम कौन बने थे, गोपीनाथ भार्गव, जिसका संबंध था सिरसा से। लेकिन अगर इसी समय ये भी पूछ लिया जाए कि उस समय राज्यपाल कौन हुआ करते थे, तब भाई आपको शायद ये नया क्वेश्चन सभी के लिए है। और अगर किसी से ना किसी दिन एग्जाम में पूछ लिया गया तो भाई एक नंबर आपको भाई जितने भी कैंडिडेट्स हैं 11 लाख उनसे भी ऊपर उठाकर लेकर जाएगा। बात कहाँ की आती है कि 1947 में क्या हो जाता है भाई, भारत आजादी के बाद पंजाब के पहले सीएम बनते हैं गोपीनाथ भार्गव, जिसका संबंध था सिरसा से। पंजाब के पहले सीएम गोपीनाथ भार्गव। और इनका संबंध कहां से था, सिरसा। जब इनके व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ेंगे ना तो 2-4 प्रश्न और भी आते हैं जब हम हरियाणा के सीएम पढ़ेंगे। तब हमारे पास में अगर पूछ लिया जाए कि इस समय पंजाब के राज्यपाल कौन हुआ करते थे, तो पंजाब के राज्यपाल हुआ करते थे चंदूलाल माधवलाल मिश्र। 1947 के समय की बात है। राज्यपाल चंदूलाल माधवलाल मिश्र, ये उस समय के राज्यपाल हुआ करते थे। ये नॉर्मल सी जानकारी है, वैसे इनका कोई रोल नहीं है हरियाणा को अलग करना या और करना, लेकिन भाई सीक्वेंस चल रहा है तो हमें देखना पड़ेगा। बात 1946 में कि कांग्रेस के अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया हरियाणा को अलग करने की मांग उठा रही हैं, लेकिन हरियाणा अलग नहीं हो रहा, आजाद हो चुके हैं। 1947 की कोई सामान्य सी जानकारी है। जब इसी के बाद में दूसरे सीएम बनते हैं, उनका नाम क्या आता है ये भी आप लोगों को पता होगा कि उस समय कौन आते हैं। 1949 में भीमसेन 70। तो लेकिन उससे पहले जब हम बात करते हैं कि हरियाणा की मांग 1907 में उठने लगी थी और हमारे पास मांग उठते उठते समय आ चुका है 1947 का, लेकिन हरियाणा अलग नहीं हो रहा। अब तक तो क्या था कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा क्षेत्र के लोग यानी कि हरियाणा क्षेत्र के लोग ही हरियाणा को अलग करने की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 1948 आते हैं तो इस समय क्या होगा कि पंजाब के तरफ से भी लोग मांग करने स्टार्ट हो जाएंगे कि भी हमें भी हिंदी भाषा से अलग कीजिए कि आप हरियाणा को कहीं ले जाइए, हमें कोई लेना देना नहीं, आप इसको दिल्ली में ले जाओ, यूपी में ले जाओ या इसको सिंगल रखो, कैसे भी करो, वो मर्जी आपकी है। तो अब हमारे पास में 1948 में एक सरदार आते हैं मास्टर तारा सिंह, और वो क्या करते हैं कि पंजाबी सूबे की मांग करते हैं। और यह प्रश्न फिर से पूछा जाता है कि 1948 में पंजाबी सूबे की मांग करता कौन थे, मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह द्वारा पंजाबी सूबे की मांग। और इन्होंने एक पत्र निकालते हैं भी, इनका पत्र, और ये पत्र भी बहुत फेमस है, अजीत। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अजीत पत्र कब निकला था, 1948 में, और इसको निकालने वाले व्यक्ति कौन थे, मास्टर तारा सिंह। ये प्रश्न आता है भी बहुत सारा, इसमें से पूछा गया प्रश्न है। अब भाई बात क्या हो चुकी है, दोनों तरफ से मांग उठने लगी है। पहले तो हिंदी वाले उठा रहे थे, लेकिन अब पंजाबी वाले भी मांग उठा रहे हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे 1948, तो 1948 के बाद में 1949 में पंजाब के सीएम बदल जाते हैं और कौन बनते हैं, भीमसेन 70। और भीमसेन 70 क्या करते हैं अभी, जब दो व्यक्ति मांग उठा रहे हैं, दोनों की मांग एक ही है,
तो उसको शांत करने के लिए एक फार्मूला लाते हैं, वो भी अपने खुद के नाम पे ही, क्योंकि भी अपने आप को ज्यादा चर्चा में रहना होता है। बात कुछ भी ना हो, जैसे दो व्यक्ति यहाँ पर लड़ रहे हैं और इनको वही जिस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं उससे भटका कर इनको अलग अलग कर दिया जाए, लेकिन इनके बीच में जो मुख्य समस्या थी उसका कोई सॉल्यूशन ही ना किया जाए, तो क्या होगा भाई, लड़ाई तो जो कि तो रहनी है। तो इसी में भीमसेन 70 क्या करते हैं, 70 फार्मूले में कि ये बात बोल देते हैं, जहां पर पंजाबी भाषा के क्षेत्र है वहां पर पंजाबी भाषा लागू कर दो, द्वितीय हिंदी कर दो, और हिंदी भाषा क्षेत्र में प्राथमिकता हिंदी को दे दो और सेकंड पंजाबी को कर दो। तो ये चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं, लेकिन ये भी 70 फार्मूला भी जनता को पसंद नहीं आता है। और इसको किस आधार पे बांटा जाता है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ये भी हम देखेंगे। यानी कि बात आ चुकी है 1949, और 1949 में पंजाब के सेकंड सीएम कौन बनते हैं, भीमसेन 70। पंजाब के सेकंड सीएम भीमसेन 70। ये एक फार्मूला लाते हैं जिसको बोला गया था 70 फार्मूला, और 70 फार्मूले की डेट क्या निर्धारित की जाती है, 1 अक्टूबर 1949। यानी कि ये लगभग भाई सर्दियों की बात आ चुकी है। यानी कि क्या रहेगा 70 फार्मूला। अब इसके बारे में देखेंगे क्या है 70 फार्मूला, आता कब है, 1 अक्टूबर 1949। और इसको आधार क्या माना गया था, जैसे ही हमारे पास में ये हरियाणा रहता है भाई, इसी प्रकार से आता है भाई अपना हरियाणा, ये अपना हरियाणा रहेगा, ये चीजें इसके साथ में आती है घग्गर नदी कुछ इस प्रकार से। इस घग्गर नदी को आधार मान लिया गया, और इधर क्या कौन सी भाषा कर दी, पंजाबी, और इधर भी कौन सी आ गई थी, हिंदी। ये चीजें बात आती है कि 70 फार्मूले में आधार किसको माना जाता है, घग्गर नदी को आधार माना गया। और इस क्षेत्र को किस प्रकार से बांटा गया है कि हमारे पास में हिंदी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, अपने जो एट प्रेजेंट है वो भी उस समय भी आया करते थे। तो कौन से आते थे, 5 तो जिले आते हैं हमारे पास में, उनको हम देखेंगे अभी भी मैप से कौन से आते हैं। कुछ हमारे पास में तहसीलें आई थी भाई, तहसीलों का भी चर्चा में रहेगा। हाँ जी, जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा था या पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास में एक ट्रिक रहती है घर जेके में, घर जेके में यहां पर कौन से जिले आ चुके आते हैं, ये आता है कि गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद में हमारे पास में आ जाता है हिसार, ये इधर ही आ रहे हैं, आप देखते रहना। यहां से अंबाला नहीं आएगा भी एक बार के लिए। अंबाला के बाद में आ जाता है हमारे पास में, कुछ वो प्राचीन है उस समय अलग हुआ करते थे, अंबाला के नीचे थोड़ा सा यहां से रोहतक, रोहतक के बाद में हमारे पास में जींद नहीं आएगा भाई, जींद के साथ कुछ तहसीलें आएंगी हमारे पास में। यहाँ पर एम से हमारे पास में भी उस समय कुछ नहीं था, लेकिन ये बाद के जिले बाद में बना दिए गए हैं। यानी कि हमारे पास उस समय जो मूल रूप से जिले थे, एक तो गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, लेकिन और जिले वो पहले के हैं, बाद में जैसे ही इनको काटा बांटा गया तो वो बाद में अलग अलग हो चुके थे। तो हमारे यहाँ पर रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, हिसार के बाद में अब देखेंगे भी यहाँ पर कुछ तहसीलें, अंबाला है, अंबाला हमारे पास पूर्ण रूप से नहीं था। यहाँ पर कालका और नारायणगढ़, ये पहले अंबाला भी एक तहसील ही हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर कालका और नारायणगढ़ की तहसीलें थी।
यहां पर ऊपर से यहां जगाधरी और शिमला, ये हमारे पास में इन तहसीलों को शामिल कर लिया गया, यानी कि घग्गर के जो जो चीजें थी दक्षिण वाले हिस्से को इंडी क्षेत्र मान लिया गया हमारे पास में। तो ये चीजें इतने जिलों के बाद में 5वें नंबर पे हमारे पास 4 तहसीलों को भी शामिल किया गया। कौन सी आती है? कालका। कालका के बाद में 6ठे नंबर पे आती है शिमला। 7वें पे आती है नारायणगढ़। नारायणगढ़ के बाद में और कौन सी आई थी हमारे पास में? जगाधरी। 8वें नंबर पे हमारे पास में थी जगाधरी। ये इन तहसीलों को शामिल कर लिया गया और यहाँ पर क्या बता दिया गया कि इस क्षेत्र में हिंदी को प्राथमिकता दे दी जाए और जो बचा हुआ शेष पंजाब है वो कहाँ पर था? पंजाबी क्षेत्र में, शेष पंजाब। यहाँ पर इनका आधार क्या रहेगा? घग्गर के दक्षिण में। यह भी हमें पता होना चाहिए। घग्गर के दक्षिण में। और ये कहां पर होगा? शेष पंजाब, घग्गर के उत्तर में। बातें थोड़ा सा लंबी चलेंगी भाई, लेकिन लंबी चलेंगी आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी भी जो आज तक आपने देखी भी नहीं है। इस क्षेत्र में हमारे पास में, क्यों ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब हमारे पास में हरियाणा बनेगा तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 70 फार्मूला क्षेत्र में हमारे पास में कौन सी ऐसी तहसील थी? उस समय तो शामिल थी लेकिन 1966 के बाद में शामिल नहीं की गई। ये चीजें भी हमें देखने को पड़ेगी कि भी शिमला थी, अब शिमला हमारे पास में बाद में इनको हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? ये बात की बातें हम बाद में करते रहेंगे। तो ये हमारे पास दक्षिण में है और यहाँ पर इस आधार को माना गया और क्या निर्धारित किया गया कि पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी को प्राथमिकता रहेगी और द्वितीय रूप से हिंदी, हिंदी क्षेत्र में हिंदी रहेगी प्राथमिकता पे और सेकंड पे पंजाबी। लेकिन ये फार्मूला जनता को भी पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया तो ये चीजें उनको हटा दी जाती है। और खत्म कब होता है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे पहले हम देखेंगे कि 70 फार्मूला क्या था। पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी को प्राथमिकता और द्वितीय भाषा हिंदी को लागू कर दिया गया। द्वितीय भाषा हिंदी। फिर बात करते हैं हिंदी क्षेत्र में हिंदी भाषा को प्राथमिकता और द्वितीय भाषा पंजाबी। ये तो वो बात हो चुकी है भाई, जिससे क्या है भाई, जो हमारे पास में मेन मुद्दा था उससे ध्यान भटकाकर कुछ तीसरी बात को ही आगे कर दिया जाए। तो यहाँ से ये बातें भी जनता को पसंद नहीं आती है और 70 फार्मूला खत्म कर दिया जाता है। और 70 फार्मूला कब खत्म होता है? ये 1 महीने ही चलता है और यही से हमारे पास प्रश्न बहुत बार पूछा गया। 70 फार्मूला ये बात करते हैं हमारे पास में कब आता है? 1 अक्टूबर 1949 को लागू होता है। लागू के बाद अगर इसके खत्म की बात करें, इसी की सीध में लिखने की बात करो भाई आप, इनको खत्म कब कर दिया जाता है? तो 31 अक्टूबर 1949
49, 1 महीने ही चला था और कुछ नहीं हुआ। अब एज इट इज पूरे हरियाणा पर पंजाबी लागू हो चुकी है, मांग और ज्यादा आगे चलेगी। ये तो क्या था भाई, एक दो जनों की हाथापाई थी, हाथापाई हुई और मामला रफा दफा कर दिया और कुछ भी इसमें हुआ भी नहीं था। ये चीजें इसमें चलती रही तो चलती रही, चलने दीजिए, हमें कोई लेना देना इससे नहीं है। पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी भाषा को प्राथमिकता, ये चीजें यहाँ पर चलती रही। लेकिन बाद में बात आ जाती है, अब थोड़े से भी हरियाणा के स्थानीय नेता और ज्यादा एक्टिव होंगे और एक्टिव होने के बाद में क्या करेंगे। अब क्या है, अपना भारत आजाद हो चुका है, पंजाब के सीएम बनने स्टार्ट हो चुके हैं, देश में पहले आम चुनाव भी होने होंगे और आम चुनाव के बाद में 1952 में भी पंजाब में भी इलेक्शन हो जाते हैं। इससे पहले तो सीधे एज इट इज भी सीएम, चलो ठीक है, अंग्रेजों की चल रही थी, जैसे चुनिंदा व्यक्ति हैं उनको बिठा दिया गया कुर्सी पे। लेकिन 1952 में आम चुनाव के बाद में पंजाब में क्या हो जाता है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है और अपने हरियाणा की तरफ से हरियाणा का जनक कहे जाने वाले देवीलाल आगे आते हैं और आगे आने के बाद में कुछ बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं तो इलेक्शन हो जाते हैं। जैसे इलेक्शन होंगे तो पंजाब में जो एमएलए चुने गए हैं उनमें साथ साइन करवाते हैं और यूपी से भी छोटू राम को भी लेके आते हैं और देश के गृह मंत्री के पास में जाते हैं, जीबी पंत, कि आप हमें हरियाणा को भाषा के आधार पे पंजाबी से अलग कीजिए। लेकिन उनका प्रयास था, लेकिन अलग नहीं हुआ। अलग तो अपना 1966 में ही होगा, उसके पहले तो भी प्रयास चलते रहेंगे और प्रयासों से भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो 1952 में भारत में पहला आम चुनाव, ये नॉर्मल जानकारी है। 1952 में भारत में आम चुनाव हो चुके हैं, यानी कि आम चुनाव होते हैं एमपी के इलेक्शन। ये इलेक्शन होने के बाद में पंजाब विधानसभा की तरफ से भी चुनाव आते हैं। तो पंजाब विधानसभा में जो हरियाणा का क्षेत्र था ना, उस क्षेत्र से कांग्रेस की सरकार आती है, क्योंकि भी कांग्रेस की सरकार आनी ही है। जैसे हम यहां से देखेंगे तो हमारे पास में हरियाणा क्षेत्र कितना का है, ये क्षेत्र है, और बचा हुआ उस समय क्या था, पंजाब था, ये चीजें। तो इस क्षेत्र से 38 विधायक जीतते हैं। अगर 38 विधायक कांग्रेस के जीत जाते हैं और बचे हुए पंजाब के, हमें उस समय एमएलए की संख्या कितनी होती थी इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसी के बाद में क्या करते हैं कि ये यहाँ से देवीलाल यूपी से हैं, चरण सिंह, उनके साथ में जाते हैं और बचे हुए यहाँ से टोटल विधायक कुछ भी पंजाब से भी लेते हैं और 125 विधायकों के हस्ताक्षर करवा के देश के गृह मंत्री जीबी पंत के पास दिल्ली चले जाते हैं कि आप हरियाणा को पंजाब से अलग कीजिए। ये मांग थोड़ी सी जायज थी, क्योंकि ये क्या है, अभी केंद्र सरकार के आगे थोड़ा सा समझाने वाली बातें थी कि भी हाँ, स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हैं। जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, चुने हुए सदस्य होते हैं, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा सुनती है, क्योंकि वो भी जमीन से जुड़े होते हैं। जैसे आम लोग यहाँ पर 150 इकट्ठे हों और दिल्ली से कुछ भी मांग करने लग जाएं तो ये चीजें गलत हो जाती हैं। तो अब थोड़ा सा कुछ चीजें अच्छे लेवल पर मांग उठनी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बात तो चलती रहेगी। विधानसभा में हरियाणा क्षेत्र से अड़तीस विधायक, 38 कांग्रेस के विधायक चुने जाते हैं। उसके बाद चौधरी देवीलाल चरण सिंह के साथ मिलकर टोटल 125 विधायकों के हस्ताक्षर करवा के देश के गृह मंत्री जीबी पंत के पास जाएंगे और कहेंगे कि हरियाणा को आप पंजाब से अलग कर दीजिए। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी बिल्कुल न्यू चीजें हैं, लेकिन अगर न्यू चीजें पूछ ली गई एग्जाम में तो भाई आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। चुने गए और चौधरी देवीलाल
देवीलाल चरण सिंह के साथ मिलकर कुल 125 विधायकों के हस्ताक्षर करवाकर देश के गृह मंत्री जीवी पंत के साथ 125 विधायकों के हस्ताक्षर करवाकर देश के गृह मंत्री जीवी पंत के सामने अलग हरियाणा की मांग रखते हैं। ये चीजें भाई मांग उठाते हैं, उठाते रहेंगे भाई। बहुत अच्छा टेक्निकल पॉइंट है, राजनीतिक पॉइंट है। अब हमारे पास में ये वहां पर चीजें जाती है तो सेंटर भी इस पे थोड़ा बहुत सोचने को मजबूर हो जाते हैं। तो सोचने पर मजबूर होने के बाद में क्या करते हैं कि भाषा के आधार पे नीचे भी साउथ में एक आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए मांग उठा रहे होते हैं, जिसका नाम था श्री रमुलू। तो रमुलू मांग उठा रहे हैं तो उठाते रहेंगे, लेकिन उनका मांग उठाने का तरीका भी बहुत ज्यादा जायज था। उन्होंने अनशन पर बैठे, अनशन पर बैठने के बाद में उनकी कुछ दिनों के बाद में भूख के कारण मृत्यु भी हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो वहां पर आंदोलन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तो अग्रेसिव होने के बाद में अलग हरियाणा राज्य भी बना दिया जाता है और आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य भी बनता है, वो भी भाषा के आधार पे। लेकिन भाषा के आधार पे बाद में मांग करने वाले लोगों को पहले रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन हरियाणा वाले 1907 से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं होंगी तो इसमें आता है कि 1 अक्टूबर 1953 को देश का भाषा के आधार पर प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बनता है? आंध्र प्रदेश। अब ज्यादा समस्या होगी भाई, क्योंकि इन्होंने ज्यादा समय तक मांग नहीं उठाई थी रमुलू ने, बस नॉर्मली चला था भाई। इन्होंने साल 2 साल के बाद में अपना कुछ जो कहते हैं कि करना धरना होता है, उन्होंने अपना रिजल्ट ला दिया था। तो लाने के बाद में अब हरियाणा वालों के लिए भी कुछ ज्यादा क्या हो चुकी है अभी भाई, बेइज्जती वाला काम हो चुका है कि हम तो पहले लगे थे, आपने बाद में जिन्होंने मांग कर रहे थे उनको अलग राज्य दे दिया। तो ये तो भाई थोड़ा सा आग में घी डालने वाला काम होता है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, संसद में भी मांग उठने लगी थी, क्योंकि हरियाणा की तरफ से जो एमपी चुने गए थे ना, वो भी बार बार जैसे जैसे भी कोई ना कोई लोकसभा सत्र चल रहा था तो हरियाणा को अलग करने की मांग करते रहते हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ वहां पर सोचने का काम करती है और एक आयोग बनाती है। वो क्या करेंगे कि फजल अली आयोग पूरे भारत में जाएं और जहां जहां पर अलग राज्य की मांग जरूरत है भी या नहीं भी, क्योंकि लोगों को क्या है, कोई भी चीज हो नाजायज मांगने की बहुत ज्यादा चाहत रहती है और उसी के लिए सभी भी इकट्ठा भी बहुत होते हैं। तो उसी बात को जानने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक आयोग बनाती है, फजल अली, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। तो वो उन्हीं को भेजते हैं, क्योंकि इसे जहां जहां पर भाई मांग जायज है भी या नहीं भी, यानी कि उनमें न्याय और अन्याय की भावना से नहीं देखा जाता भाई, जहां पर उनके अधिकार
उनको मिलने चाहिए, इसीलिए इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सौंपा जाता है कि आप जाइए और हमें बताइए। तो ये चीजें जैसे जैसे बात 1953 की आ जाती है और 1953 में एक आयोग बनता है 22 दिसंबर 1953, और 22 दिसंबर 1953 को कौन सा आयोग बनेगा? फजल अली आयोग, जिसको बोला गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। 22 अक्टूबर 1953 जिसे बोला जाता है फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग, या राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग। ये चीजें हमारे पास में चलती रहती है यहां पर। मांग, और ये कब बनता है? और इसके दो कुछ अन्य हेल्पर भी होते हैं भी फजल अली के। कौन से होते हैं? के एम पाणिकर, के एम पाणिकर इंग्लिश में रहेगा भाई। और क्या होगा? के एम पाणिकर के बाद में आता है हरिदय लाल कुंजरू, सेकंड नंबर पे आता है हरिदय लाल कुंजरू। ये भी क्या है भाई? कोई जज हैं, नाम से इसको ऐसे वैसे मत आंक लेना भैया, नाम क्या है इनका? हरिदय लाल कुंजरू, ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? 1953 के बाद में फजल अली आयोग देश में घूम रहे हैं और घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्यों? विदेश बहुत बड़ा है, क्या पता ये पहले साउथ की तरफ चले गए होंगे। क्यों? 1954 तो आ ही चुका है। एक साल के बाद 1955 में ये घूमते घूमते हरियाणा में भी आ जाते हैं, और हरियाणा में इससे पहले मांग उठा चुके हैं, जो कि राजनीतिक रूप से देवीलाल। तो 1955 में रोहतक में देवीलाल इनसे मिलते हैं और कहते हैं कि आप हरियाणा को भाषा के आधार पे पंजाब से अलग कर दीजिए। लेकिन भाई ये बातें क्या कर रहा है? कुछ फैसला सुनाने के लिए नहीं आया है। कोई भी ज्यादा बड़ा जज हो, न्यायाधीश हो, वो इतना जल्दी फैसला नहीं सुनाता है। जैसे भी तारीख पे तारीख आती है तो उनमें से वो अपने बयान लिखता रहता है भी कहाँ पर कौन से में भी टेक्निकल फॉल्ट आएगा या कोई ना कोई अच्छी बातें निकल कर आएगी। लेकिन वो भाई 1955 में हरियाणा में तो आ चुके हैं, आ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन देवीलाल भी मिले, हरियाणा अलग नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से प्रश्न तो भी पूछ लिया गया। अपने को तो भाई प्रश्न देखने हैं, कहाँ से हम काम की चीजें ला सकते हैं। तो 1955 में फजल अली आयोग सीमा निर्धारण के लिए कहां पर थे भाई? रोहतक में आए थे, और उनसे वहां पर देवीलाल मिलते हैं और अलग हरियाणा की मांग करते हैं। तो अपने लिए प्रश्न क्या आता है कि अप्रैल 1955 में फजल अली आयोग, या फजल अली आयोग के साथ में फजल अली खुद थे, फजल अली हरियाणा के रोहतक में आते हैं। रोहतक में पहुंचते हैं, और रोहतक में देवीलाल मिलते हैं और अलग हरियाणा की मांग कर रखते हैं। रोहतक में देवीलाल फजल अली से मिलकर
अलग हरियाणा की मांग करते हैं। ये चीजें इसमें रहेगी भाई, अलग हरियाणा की मांग करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि 1955 में फजल अली आयोग से कौन मिले थे, तो वहां पर मिलते हैं चौधरी देवीलाल। सीधा सिंपल सा प्रश्न है, हमें कोई ज्यादा इससे लेना देना नहीं है भाई। आज की प्रोसेस हमारी 1947 से चल रही है। जैसे जैसे भी आप लोग आगे बढ़ोगे, ये प्रोसेस मानता हूं थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न इतने ज्यादा इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट हैं कि जहां से भी सिर्फ आप लोग ही बता सकते हैं, वरना मेरे को भी पता है मैं इसको सिंपल कर सकता था। बहुत सी साधारण सी भाषा में, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सत्र फार्मूला कब लगा, कब खत्म हुआ, ये चीजें जो बीच का प्रोसेस चला है कोई नहीं कराता है टीचर, और ना ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। कितनी भी किताबें आप छान लेना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में भाई डिटेल से पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा मकसद ही क्या है, बुक फ्री कंपटीशन। ये लोग भाई हम प्रयास में लगे हैं, आप लोग साथ दोगे तभी इसको हम करवा के भी छोड़ेंगे। आपको बुक के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। हरियाणा जी के अपनी चल रही है, आप लोग करते रहिए, फिर पता चलता रहेगा आपको कैसे कैसे लेवल की आती है। तो ये बातें हमारे पास में चल रही है। अब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि फजल अली आयोग अपना बना 1953 में। 1953 में बनने के बाद में थोड़ा सा ये अपना इंडिया रहता है, ये चीजें घूम फिर के आ गया। आने के बाद में क्या कर देता है कि देश में कुछ 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले जो राज्य बने होते थे ना, 1947 में 4 प्रकार के राज्य मिलते हैं, जिसमें क्या क्या गया एड है। ये बहुत ज्यादा भाई ज्योग्राफी और पॉलिटी की मिक्स क्लास है, 1 घंटे अलग समय लगता है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या गया है। इस प्रकार से राज्य बने हुए थे, जहां पर एक पे तो होता था पूर्ण रूप से अंग्रेजों का ही अधिकार, अंग्रेजी रहा करते थे। दूसरा हुआ करता था ऐसा क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का अधिकार था। तीसरा ऐसा हुआ करता था जहां पर देशी रियासतों का शासन हुआ करता था। और फोर्थ था हमारे पास में ऐसा क्षेत्र जहां पर देशी रियासतों का शासन हुआ करता था। इन क्षेत्रों में अलग अलग राज्य हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हो जाता है, जैसे हमारे पास में 7वां संविधान संशोधन आ जाता है, इनको सभी को हटाकर भाई देश में बना दिए जाते हैं भाषा के आधार पे 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूटी। लेकिन उसमें हरियाणा का नाम नहीं आता है भी। क्यों नहीं आता है भी ये पता नहीं भी। फजल अली के आयोग की अपनी मानसिकता थी कि हमारी मांग तो 1907 से उठा रहे हैं देश में, उससे उनके बाद आंध्र प्रदेश भी राज्य भाषा के आधार पे बन चुका है। उनके बाद भी हमारे पास में 1956 में भाषा के आधार पे देश में 14 राज्य बन चुके हैं, लेकिन हरियाणा अलग नहीं हुआ भाई। अब थोड़ा सा ज्यादा भाई हमारे पास और ज्यादा भेदभाव हो चुका है, जड़े पे नमक डालने वाली बात हो चुकी है। तो उसके बाद में अब और भी ज्यादा करेगा फजल अली आयोग। क्या करेगा, 7वें संविधान संशोधन में ये चीजें तो वहां पर उन्होंने शामिल कर दी, लेकिन अपने हरियाणा को एक फार्मूला दे देते हैं, क्षेत्रीय फार्मूला। और क्षेत्रीय फार्मूला क्या होता है, वही सेम होता है जो मैंने 70 फार्मूला पढ़ा था कि भाषा के आधार पे ये इधर कर दो, ये उधर कर दो बात, यानी कि 70 फार्मूले की बात को दोहरा दिया गया। इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई। और 1966 तक बहुत अच्छे से अपना हरियाणा अलग करवा के रहेंगे पंजाब से। जो जो अपना हिस्सा आता है, जब कोई भी 2 भाई अलग होते हैं तो उनमें क्या होता है भाई, संपत्ति का बंटवारा आधा होता है। तो इसी प्रकार हरियाणा का क्षेत्रफल भी बंटा था, तो उसमें जो स्रोत के संसाधन थे उनका रेशियो रखा गया था 60 और 40। ये आप लोगों के लिए भी मेरे हिसाब से न्यू है, आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। तो भाई ये वीडियो आपको इतनी रहेगी, कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये साल भाई नौकरियों का है, 9 ग्रुप के रिजल्ट आ चुके हैं। टीजीटी पीजीटी का आएगा, 56-57 का आएगा, डी का आएगा, लेकिन मायने तो ये रखता है कि उसमें आपका नाम आया है या नहीं आया है भाई। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।